अस्सलामुअलैकुम। एट क्लास आज हमारे हिस्ट्री में जो चैप्टर है वो पहले ही चैप्टर चल रहा है अभी तक हमारा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं हाउ डू वी प्रेडेज तक। अब इसकी नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं उपनिवेश। उपनिवेश क्या है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ब्रिटिश कम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल्स subjugating local nawab and rajas. You will see how they stabilized control over the economy and society, collected revenue to low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes they come about as a consequences. You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and tastes, customs and practices when the subjection of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to this process as colonization. कॉलोनियल क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कॉलोनियल कहते किसे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉलोनियल को हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। उपनिवेश, ठीक है। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में इसको ऐसे समझेंगे कि आपका एक घर है, ठीक है। आपके घर पे आपकी मिल्कियत है, आप उस घर के मालिक हैं। लेकिन एक दिन कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका घर हम किराए पे लेना चाहते हैं, एक कमरा, ठीक है। हम इसका आपको पे करेंगे, इसके बदले में आपको कुछ रुपए देंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपके घर के बारे में पूरी जानकारी लेने लगते हैं। वो आपके घर को ठीक ठाक रखने रखते हैं, वो आपके घर में थोड़ी सी मरम्मत कर देते हैं और धीरे धीरे उनके साथ कुछ और लोग आ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपके घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं। सेम सिचुएशन होती है कॉलोनाइजेशन में। क्या होता है इसमें कि एक देश होता है, कोई सा भी मान लीजिए कंट्री, इंडिया मान लेते हैं हम। जैसे कि इंडिया में पहले जो लोकल राजा होते थे या नवाब जो होते थे, जो वहाँ पे अपनी जगह पर शासन किया करते थे, तो अंग्रेज़ आए, उन्होंने क्या कहा कि हम आपके देश में तरक्की करेंगे, हम आपके देश में खेती करेंगे, हम आपके देश को अच्छे से जो भी है ज़रूरतें पूरी करेंगे, आप हमको व्यापार करने के लिए जगह दे दीजिए, मतलब कि बिज़नेस करने के लिए जगह दे दीजिए। तो ब्रिटिश इसी तरह से आए इंडिया में। पहले वो आए कुछ मात्रा में, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने क्या करा कि वो यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू करा, यहाँ के राजाओं को, यहाँ के नवाबों को बहुत सारे पैसे दिए और उनसे क्या करा कि हम आपके ऊपर रूल करेंगे, यानी हम आपके ऊपर शासन करेंगे। तो कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स to these kinds of political, economical, social and cultural changes we refer to this process as colonization. जब एक देश पर किसी अन्य देश के व्यक्ति राज करते हैं, कैसे? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक वहाँ की जो पैसे अर्थव्यवस्था होती है उस पर, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो वहाँ का रहन सहन होता है उसमें भी वो चेंजेस कर देते हैं। यानी सबसे पहले तो वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपना राज स्थापित करते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ के पैसों पर जो अर्थव्यवस्था है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उस पर कब्जा करते हैं और उसके बाद कल्चरल चेंजेस लाते हैं। जैसे कि यहाँ का रहन सहन, पहनावा वो अपने मन मुताबिक ढाल लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन, यानी कि औपनिवेशक। You will however find that all the classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in plural. How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? ये पढ़ेंगे थोड़ा सा कि how do we know, मतलब हमको चीज़ें पता कैसे लगती हैं, हम कैसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिससे हिस्टोरियंस जो होते हैं उन्होंने लास्ट 250 साल की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री लिखी है। तो वही पढ़ेंगे यहाँ पे हम। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं ना,
जो शासक होते हैं, जो राज करते हैं हमारे ऊपर या कहीं पर भी राज करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, राज करने वाला या शासन करने वाला, वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हैं, हर चीज़ को तरतीब से रखते हैं। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, nothing, and reports. तो इसमें क्या बताया गया है, जब ब्रिटिश शासन जो था वो क्या बिलीव करता था, वो बिलीव करता था हर चीज़ को रिकॉर्ड के रूप में रखने में, यानी कि मेमोराइज करने में नहीं, बल्कि हर चीज़ को एज ए रिकॉर्ड, एज ए लिखित रखने में ब्रिटिश शासन था वो यकीन रखता था। वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, एवरी इंस्ट्रक्शन, चाहे वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे, किसी को हुक्म दे, एवरी प्लान, चाहे वो कोई प्लान बनाए इंडिया के लोगों पर राज करने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पॉलिसी, डिसीजन जो भी वो लेते हैं, जो फैसले वो लिया करते थे, जो एग्रीमेंट वो राजाओं से किया करते थे, जो लोगों से, अलग अलग लोगों से या अलग अलग कंट्रीज से जो एग्रीमेंट किया करते थे, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, वो इसको साफ साफ लिखा करते थे और उसका रिकॉर्ड रखा करते थे। once this was done, things could be properly studied and debated, क्योंकि एक बार अगर हम किस चीज़ को लिख कर रख लेते हैं साफ साफ एक जगह पर, तो बाद में क्या होता है, उसको पढ़ने में, उसको समझने में आसानी होती है और उस पर बहस अच्छी तरीके से की जा सकती है। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collector, the commissioner's office, the provisional secretariat, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. अच्छा, ब्रिटिश एक तो ये मानते थे कि हर चीज़ को लिखित में रखना ज़रूरी है, दूसरा उनकी ये सोच और थी कि लिखित जो दस्तावेज हैं उनको संभाल के रखना भी ज़रूरी है। इसलिए वो क्या करते थे, वो हर चीज़ के लिए एक रूम बनाते थे, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो छोटे लेवल पर, कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो, कमिश्नर का ऑफिस हो या लॉ कोर्ट्स हो, वो सभी इसके लिए एक अलग स्पेशल जगह रखते थे, जिसको वो बड़े लेवल पर म्यूज़ियम या आर्काइव्स में रखते थे। म्यूज़ियम या आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सभी दस्तावेज़ों को संभाल कर रखती है, सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो चीज़ें ज़रूरी हैं देश के लिए, उनको एक हाई सिक्योरिटी में बंद करके रखती है। ऐसी जगह को कहते हैं आर्काइव्स। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द administration to another in the earlier years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared, all the instructions and directives that were sent by officials at the top of provincial administrators. इसमें क्या बताया गया, आर्काइव्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, जो लेटर और मेमोज लिखा करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच एक ब्रांच से अदर ब्रांच जो भेजा करते थे किसी दूसरे को, उसको, या फिर जो रिपोर्ट्स बनाई जाती थी उस वक्त, जो नोट्स बनाए जाते थे, वो हम सबको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, आर्काइव्स में। ये एक फ़ोटो दी गई है, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। जो इंडिया का नेशनल आर्काइव्स है ना, ये उसकी फ़ोटो है जो 1920 यानी 1920 में ब्रिटिश शासन ने यानी अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इन सभी में हमारे इम्पोर्टेंट वो होते थे, पॉलिसीज़ जो वो बनाते थे, जब वो कानून नया बनाते थे, कुछ भी वो नई चीज़ बनाते थे या पुरानी चीज़ों पर बहस करते थे, वो यहाँ पर लिख के रखते थे। दूसरा है सर्वे बिकॉम इम्पोर्टेंट। ये सब हमारे चलने किसी देश पर राज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो था उस चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में तैयार करके रखना, यानी हर चीज़ को लिखित में रखना। दूसरा है सर्वे करना। सर्वे किस तरह का होता है ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन ऑर्डर द colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administration. ये क्या बताया गया है इसमें,
The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administration. जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका ये मानना था किसी भी देश पर राज करने से पहले हमें उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते थे, इसके लिए वो सर्वे किया करते थे। किस तरह का सर्वे किया करते थे? बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी जो शुरुआत दशक था, डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट to the map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about administer the region. From the end of 19th century, census operation was held every 10 years. These prepared detailed record of the number of people to all provinces of India. Nothing information on caste, religion and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological and forest surveys. ये कुछ तरह के सर्वे जो होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाती थी। सबसे पहले वो गाँव में देखती थी कि किस तरह की खेती होती है, किस तरह का खेती का पैटर्न है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। वो इस तरह का सर्वे पहले गाँव में करवाती थी। फिर उसके बाद लोग कितने हैं, ये सब वो जानकारी रखा करती थी, किस जगह पर गांव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं। फिर उसके बाद बॉटनिकल सर्वेज, यानी कि वहाँ की जो उपज है, खेती है, पेड़ पौधे हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। ज़ूलॉजिकल सर्वेज, ज़मीन कैसी है वहाँ की। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, वहाँ पुराने ज़माने में कैसे चीज़ें हुआ करती थी। फॉरेस्ट सर्वेज, यानी जंगल वहाँ पे कैसे कैसे हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ये पढ़ेंगे बच्चे हम। अच्छा, ये से भी पढ़ ही लेते हैं, लास्ट डे से कंप्लीट करेंगे आज, और फिर क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अगली क्लास में। अच्छा, ये चीज़ तो हमें पता लगी कि हमको डॉक्यूमेंट से क्या क्या पता लगता है, जो सरकारी दस्तावेज है उनसे क्या क्या पता लगता है। लेकिन एक और चीज़ है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी पता नहीं लगती हैं। From the vast corpus of record we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. The records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, ये हमें सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताते थे जो ऑफिशियल्स या जो सरकार हमें बताना चाहती है। ये हमें उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताते जो कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक उस वक्त पे क्या महसूस करती है, एक आम किसान या एक आम आदमी उस वक्त क्या महसूस करता है, ये रिकॉर्ड्स हमें वो नहीं बताते हैं। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in poetry. ये लिखा हुआ है, we find them in plenty. Though they are more difficult to get than official record, we have to diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets. They were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote the express their feelings. अच्छा, आम आदमी क्या सोचते थे उस वक्त में, या पुराने ज़माने के लोगों के बीच में क्या बीतती थी, हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं बताते, सरकार तो कभी नहीं बताती, तो हमें वो चीज़ें कहाँ से पता लगती है। वो चीज़ें ढूंढने में हमें थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन क्या होता है कि हमको कहाँ से मिलती है वो, डायरीज ऑफ पीपल, यानी पहले के लोग जो होते थे वो डायरी लिखा करते थे। एक तो हमें उनसे मदद मिलती है। दूसरा है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स माने होता है यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। वो अपने साथ एक अकाउंट बुक लेके चलते थे कि कैसे कहाँ वो जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ऑटोबायोग्राफी होती है जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो होती हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ये लोग क्या करते थे, अपने ऊपर एक किताब लिखते थे, इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जो किसी दूसरे की ज़िंदगी पर किताब लिखी जाए, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद की ज़िंदगी पर किताब लिखी जाए।
उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो होती है लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, वो लिखते थे उस वक्त के आम लोगों के बीच में। जब जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ती गई, न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए, तो फिर जो लोग थे आम, जो जनजीवन था, उन्होंने पब्लिक में बहस करनी शुरू की। पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट द एक्सप्रेस देयर फीलिंग। अच्छा, जो कवि हुआ करते थे पुराने ज़माने के, कवि और कहानीकार, वो क्या करते थे, वो आम जनता की फीलिंग्स को अच्छी तरीके से लिखते थे अपनी नॉवेल्स में, अपनी जो वो उपन्यास लिखते थे या कहानियाँ लिखते थे उनमें, और जो वो कविताएं लिखते थे उनमें। एज दीज रिसोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, ये जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे हमने पढ़े हैं, ये सिर्फ उन लोगों के मिलते थे जो थोड़े पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the worker in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives is more difficult task, yet they can be done if we make a little bit of effort. But when you read this book you will see how this can be done. अच्छा, ये चीज़ें तो हमें उन लोगों से देखने को मिलती है जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा होगा वही अपने बारे में बता पाएगा या लिख पाएगा। लेकिन एक आम आदमी, जो एक आम किसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, खेतों में काम करने वाला मजदूर है, या फिर गुफाओं के अंदर वो खुदाई करने वाला जो होते हैं, माइंस वर्कर जो होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे जैसे हम इस किताब को आगे पढ़ेंगे हमें पता लगता जाएगा कि उनकी ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी। पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है 8 क्लास। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। जो वर्ड समझ में नहीं आएगा मुझे मैसेज करके बता देंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।